हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक, आज हम बात करेंगे प्रभाकर की कहानी के बारे में और ये लाहौर की दुकान पर खड़ा होकर देख रहा है। ठीक, आइए देखते हैं। यहाँ पर छोटी सी कहानी दी गई है इसके बारे में। प्रभाकर जो है लोहारों के काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर जो है कुल्हाड़ी और हैंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। ठीक, और दूसरी ओर जो है भट्टी जल रही थी। ठीक, आगे बात की जा रही है कि औजार बनाने के लिए दो लोग, ठीक है, दो लोग एक छड़ मतलब लोहे की छड़ थी उसको गर्म करके उसे पीट रहे थे। ठीक, एंड जो प्रभाकर था, ठीक है ना, स्कूल का स्टूडेंट था और प्रभाकर को ये सब देखकर बड़ा मज़ा आ रहा था। ठीक, और आप जो है प्रभाकर को यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है लोहे के औजार और खेती के बारे में। ठीक, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है लोहे का प्रयोग जो है आज एक आम बात हो गई है। ये बात सही है, लोहे का प्रयोग जो है लगभग सभी क्षेत्र में जो है देखने को मिलता है। ठीक, जैसे कृषि के क्षेत्र में लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, फैक्ट्री कारखाने में लोहे का प्रयोग देखने को मिलता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी जो गाड़ियाँ बनाई जाती है इसमें भी लोहे का प्रयोग होता है। इनके बिना लोहे के प्रयोग के बिना ये सारे काम लगभग असंभव है। ठीक, आगे बात की जा रही है लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले से हुआ है। ठीक, क्वेश्चन बन सकता है कि उपमहाद्वीप में या भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कितने समय से पहले से हुआ है, ठीक, या हो रहा है। तो ये 3000 साल पहले से लोहे का प्रयोग हो रहा है। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में आप जो है चैप्टर नंबर 4 में पढ़ चुके हो। ठीक, आगे बात की जा रही है। आगे यहाँ देख सकते हैं करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। ठीक, इनमें जो है जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। ठीक, आप इस बारे में जो अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। ठीक, और इसमें बताया गया था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से जो है कृषि उत्पादन बढ़ गया था। ठीक, आगे बात की जा रही है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। ठीक, तो यहाँ देख सकते हैं कि कृषि को उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है अन्य कदम में सिंचाई का प्रयोग हमने सीखा था या करेंगे। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर समृद्ध गांवों के बिना राजाओं तथा उनके राज्य का बने रहना मुश्किल था। ठीक, राज्य वही समृद्ध हो सकता है जिस राज्य के गांव समृद्ध होंगे। ठीक, और वही राज्य जो है लंबे समय तक सर्वाइव कर सकता है और उसी राज्य के पास कह सकते हैं इकोनॉमिक हालत अच्छी होगी। ठीक, जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार और रोपाई, ठीक, अध्याय 5 में बात की गई थी, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। आगे बात की जा रही है इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाए जा चुके थे। ठीक, यहाँ पे साइड में देखते हैं, ये जो है आप देख सकते हैं सड़ासी, ठीक, कुल्हाड़ी और ये एक और है। ठीक है ना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम जो है लोहे के किस हथियार का या औजार का प्रयोग किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है सड़ासी का प्रयोग किया गया था और जो है ये आपका कुल्हाड़ी का प्रयोग किया गया था। ठीक, इसमें जो लिखा है वो पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो, जिसमें हंसिया, कुल्हाड़ी और सड़ासी। ठीक, क्या है, हंसिया है, ठीक, और आपका कुल्हाड़ी है और सड़ासी है, ये जो है एशिया है। ठीक, लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम आज करते हो, रोजमर्रा में करते हो। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है इस चार्ट में जो है इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं और आगे बात की जा रही है खाली स्थानों में जो है सही वाक्य भरो। ठीक, खैर यहाँ पे बात की जा रही है लोगों द्वारा परिश्रम किया गया। ठीक, आगे बात कर रहा है किसानों को मिला लाभ। ठीक है ना, क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। ठीक, आगे बात की जा रही है, आगे देख सकते हैं कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना पड़ा। ठीक, आगे बात की जा रही है राजाओं ने जो है सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। ठीक, यहाँ पे जो है 3-4 पॉइंट दे रखे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ
पे बात की जा रही है राजा को सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। ठीक, आगे बात की जा रही है वे किसानों से कर लेते हैं। ठीक, एंड 3 नंबर पे आपको खुद फिल करना है। ठीक, किसानों से कर लेते हैं तो वहाँ पे आपको राजा के पास पैसा होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है उस पैसे से जो है सिंचाई संभव, यह सिंचाई से ही संभव हो सकता है। ठीक, क्या यहाँ कह सकते हैं खेती के बारे में बात की गई हो। 5वें नंबर 6वें नंबर पर फिल करना है। वही बात करें 7th नंबर पे तो कृषि उत्पादन बढ़ा, एंड 8th नंबर पे बात करें कृषि उत्पादन से जो है राजस्व भी बढ़ा, और राजस्व से बढ़ेगा तो वह राज्य समृद्ध होंगे। ठीक, आगे बात की जा रही है गांव में कौन रहते थे। ठीक, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। ठीक, 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को बेल्लाल, ठीक है ना, याद कर लेना, बेल्ला, ठीक है ना, साधारण हल वाहों को उड़वार, ठीक है ना, एंड वहीं बात करें कि भूमिहीन मजदूर दास, कड़ैसियार और जो है अधमई कहलाते थे। ठीक, याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पर तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि तमिल क्षेत्र में या फिर कई बार दक्षिण भारत में जो बड़े भूस्वामियों को क्या कहते थे, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, और उनको बोलते थे बेल्लाल या बेल्ला। ठीक, वही बात करें साधारण जो हलवाहों थे, ठीक है ना, या साधारण किसान थे, उनको उड़वार कहते थे। और भूमिहीन मजदूर ऐसे मजदूर जिनके पास खेती नहीं थी, ठीक है ना, और उनको या फिर दासों को जो कड़ैसियार और अधिमई कहलाते थे या कहते थे। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है देश के उत्तरी हिस्से में, कहाँ पे, देश के उत्तरी हिस्से में नॉर्थ रीजन में जो है गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। ऊपर बात की गई है साउथ में के बारे में, और नीचे बात की गई है नॉर्थ के बारे में। ठीक, तो गांव का प्रधान व्यक्ति जो है ग्राम भोजक कहलाता था। आगे बात की जा रही है अक्सर एक ही परिवार के लोग जो है इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह जो पद ग्राम भोजक यह आनुवंशिक पद था। ठीक, आगे बात की जा रही है यानी कि यह पद एक आनुवंशिक पद था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर जो है गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। ठीक, आगे बात की जा रही है साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त जो है प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देते थे। ठीक, ये इतने प्रभावशाली थे कि इनकी ज़मीनों पर किसान खेती करते थे, और ये जो है राजा के लिए, याद कर लेना, राजा के लिए कर वसूलने का काम करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है ये न्यायाधीश का और जो है कभी कभी पुलिस का भी काम करते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है कि ग्राम भोजकों, याद कर लेना, ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे। ठीक, जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। ठीक, इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक, खुद की ज़मीन नहीं हुआ करती थी, दूसरे की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अधिकांश गांवों में जो है लोहार हुआ करते थे, कुम्हार, बढ़ई और जो है बुनकर, कुछ जैसे कुछ शिल्पकार हुआ करते थे। आज की डेट में कहें तो इनको हम क्या कहेंगे, स्किल्ड वर्कर, ठीक है ना, स्किल्ड वर्कर हुआ करते थे। ठीक, प्राचीनतम तमिल रचनाएं। ठीक, तो इसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ बात की जा रही है तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। ठीक, इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई है। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया जाता था। कहाँ पे, मदुरई के कवियों के संकलन में, मदुरई के कवियों के सम्मेलनों में जो है इनका संकलन किया जाता था, इसलिए इन्हें जो है संगम कहते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है गाँवों में रहने वालों के लिए जो है जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे बात की गई है नगर। ठीक, और नगर में क्या आता है यहाँ देख सकते हैं, क्या कहती हैं कहानियाँ
यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं एवं जो है पुरातत्व। ठीक, आगे बात की जा रही है, तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। जातकों से जो है भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियों के बारे में बात की गई है। ठीक, आगे बात की जा रही है कि ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी, बौद्ध भिक्षुओं में इनका संकलन किया। ठीक, आगे बात की जा रही है, यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह से धीरे धीरे धनी बन जाता है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं एक जातक कथा के बारे में। ठीक, तो यहाँ पर एक निर्धन की चतुराई की कहानी बताई गई है। ठीक, एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। ठीक, शहर था, शहर में एक युवक था, गरीब था, वह रहता था। ठीक, उसके आसपास या उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। ठीक, उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक, व्यक्ति था, उसके पास एक मरा हुआ चूहा था। ठीक, क्या था? मरा हुआ चूहा था, और उस व्यक्ति ने समझदारी से जो है उस चूहे को एक सिक्के में, किसमें? एक सिक्के में, मान लो 1 रुपये में, ठीक, एक भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। ठीक, आगे बात की जा रही है, फिर एक दिन बड़ी जोर से आंधी आई, राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उनका माली इसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। ठीक, आगे बात की जा रही है, युवक ने पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर जो है खेत के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए जो है ईंधन की तलाश में गुजरा। ठीक, उसने पूरे ढेर को खरीद लिया और इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। ठीक, आगे बात की जा रही है कि अब उस युवक ने एक सेकंड आगे बात की जा रही है, अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। ठीक, और इस योजना में क्या बात की गई है वो देखते हैं। ठीक, एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। ठीक, आगे बात की जा रही है, खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना कुछ काम किया, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक, तो आगे बात की जा रही है, उसने कहा, मैं आपको यह सब बताऊंगा, यह सब तब बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। ठीक, आगे बात की जा रही है, यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के लिए पास जाकर, कृपया तुम यह सब एक घास का गट्ठर मुझे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। ठीक, आगे बात की जा रही है, उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक, आगे बात की जा रही है, इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। ठीक, प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वे शहर में, गांव में या फिर जो है शहर तथा गांव दोनों में रहते हैं। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? ठीक, आगे बात की, यह क्वेश्चन है, ठीक ना, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक, आगे यहाँ पे बात की जा रही है प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में। हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी यह भी पता चल सकता है। शहरों, गाँव या फिर जंगलों के जीवन के जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। ठीक, आगे बात की जा रही है, इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन काल में बनाए गए। यहाँ पे क्या लिखा है, दिल्ली में मिला वलय कूप। ठीक, हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से यह कैसे भिन्न है?
आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बात क्या की जा रही है, यहाँ पे कह रहा है सांची सांची की मूर्तिकला ठीक नीचे। यह मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में डिटेल में पढ़ोगे ठीक। यहाँ पे आगे बात की जा रही है, इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंटों से बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से बनी है, क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है, इन इमारतों की छतों का वर्णन करें ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली इमारत ठीक है, और ये वाली इमारत आपकी दिल्ली में मिली है ठीक। यहाँ पर अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी, जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर पर कोटों से घिरे होते थे ठीक। तो आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो बात की जा रही है, जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में बलैकूप मिले हैं। ये बलैकूप कुशल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब प्रयोग हुआ करते थे ठीक। प्राय ये बलैकूप लोगों के घरों में होते थे ठीक। आगे बात की जा रही है, महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले। संभवतः लकड़ी, मिट्टी या कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है प्राचीन शहरों के बारे में। वहाँ गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है, जिन ठीक है ना, ये कहानी बाद में पढ़ेंगे। जिन जिन पत्थरों पर गया था वह उन सभी के बारे में उसने लिखा है ठीक। तो यहाँ पे एक कहानी दी गई है, इस कहानी को देखना भी जरूरी है ठीक। यहाँ पे जो कहानी है और इस कहानी में बात की गई है बेर गाजा भरूच का यूनानी नाम ठीक की कहानी है। इसमें जो बात की गई है, बेर गाजा की सकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए एक नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता था। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल या अनुभवी स्थानीय मछुआरों की ही यहाँ जहाज ला सकते थे। आगे बात की जा रही है कि बेर गाजा ठीक क्या है। बेर गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा और पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों के आयात होता था ठीक। आगे बात की जा रही है हिमालय की जड़ी बूटियों, हाथी दांत, गोमेद, कारनी लियन ठीक है ना, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे ठीक। एंड आगे बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे ठीक। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल हुआ करते थे। आगे बात की जा रही है बेरी गाजा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ें की सूची बनाओ ठीक। आगे बात की जा रही है दो ऐसी चीज़ें बताओ जिनका उपयोग हड़प्पा युग में नहीं हुआ था ठीक। आहत सिक्के के बारे में जान कर लेते हैं। तो आहत सिक्के के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोलाकार होते थे ठीक। ये या तो धातु के चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए ये सिक्के आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे थे ठीक। ईसा की जो आरंभिक सदी थी ठीक है ना, ऐसे मान लो जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था ठीक, तब तक ये सिक्के चलन में रहे थे ठीक। आगे बात की जा रही पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इनका जो चित्र नीचे दिया गया, चांदी और तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर का मतलब ठप्पा लगा के ठीक है ना, बनाए जाने के कारण इन्हें सिक्का या आहत सिक्का कहा जाता था ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ठप्पा के द्वारा स्टाम्प के द्वारा चिन्ह बनाया गया ठीक। यहाँ पे बात की गई है विनिमय के अन्य साधन। विनिमय का मतलब है वस्तु का
लेना देना, ठीक है। जैसे आपने एक वस्तु इनको दे दी और इन्होंने जो आपको दूसरी वस्तु दे दी, ठीक। ऐसे मान लो आपके यहाँ बाजरा हुआ तो आपने बाजरा इस व्यक्ति को दे दिया और इनके यहाँ गेहूँ हुए तो इन्होंने जो गेहूँ आपको दे दिया, ठीक है ना। तो दोनों के पास बाजरा गेहूँ हो गया और इनके पास भी बाजरा गेहूँ हो गया और दोनों का काम चल गया था, ठीक। तो उसी को बोलते हैं विनिमय, ठीक। और वस्तु विनिमय का मतलब होता है वस्तु का लेन देन करना, ठीक। इसी प्रकार से आगे यहाँ पे बात की जा रही है संगम साहित्य की। इस छोटी सी कविता को पढ़ो, ठीक। कविता देख लो। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं, नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे कहीं पीछे छूट न जाए। आगे बात की जा रही है शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है, ठीक। आगे बात की जा रही है समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था। व्यापारी किस चीज़ से जो है इसका वस्तु विनिमय करते हैं, वे किस तरह यात्रा कर रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो है नगर दे रखा है एंड अनेक गतिविधियों के केंद्र, ठीक। तो यहाँ पे जो बात की गई है यहाँ पे देख सकते हैं अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हुआ करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा का जो नगर है, ठीक है ना, उदाहरण के लिए मथुरा का नगर। आगे बात की जा रही है यह 2500 साल से भी पहले ज़्यादा का समय से यह एक महत्वपूर्ण नगर रहा है। कौन सा नगर? मथुरा नगर, ठीक। क्योंकि यह यातायात और व्यापार के लिए दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है ना। दूसरा रास्ता जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा रास्ता उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था, ठीक। आगे यहाँ देख सकते हैं कि शहर के चारों ओर किलेबंदी हुआ करती थी, ठीक। इनमें जो है अनेक मंदिर थे, ठीक। आसपास के किसान हुआ करते और जो है पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। आगे बात की जा रही है मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का जो है केंद्र हुआ करता था, ठीक। किसके लिए बेस्ट था मथुरा? बेहतरीन मूर्तियों के लिए, ठीक। आगे बात करें तो लगभग 2000 साल पहले जो है मथुरा कुषाणों की राजधानी हुआ करती थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। कुषाणों की राजधानी मथुरा थी और कुषाणों का जो महत्वपूर्ण शासक, सबसे महानतम शासक था वो था राजा कनिष्क, ठीक। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे, ठीक। आगे बात की जा रही है तो मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ जो है बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण जो है केंद्र था, ठीक। आगे बात करें तो आगे यहाँ पे बात की जा रही है मथुरा में प्रस्तर बोले तो पत्थर, ठीक। प्रस्तर खंडों, पत्थर के खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक जो है अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं। ये स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी, शिल्पकार इस प्रकार के दान किया करते थे, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जाए उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों और आगे बात की जा रही है टोकरी बनाने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के लिए मिलते हैं, ठीक। आगे डिस्कस करें तो आगे बात की जा रही है मथुरा के लोगों के व्यवसाय की एक सूची बनाओ और एक ऐसे व्यवसाय का नाम बताओ जो हड़प्पा से नहीं जुड़ा था, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं उत्तरी काले चमके पात्र, ठीक है। इसको शॉर्ट बोलते हैं NBPW, ठीक। यहाँ पे जो बात की जा रही है ये एक कठोर, ठीक है, चाक से बनाए गए थे, कठोर थे, धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हुआ करते थे। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टी पर उच्च ताप पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। और आगे कह रहा है इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था, ठीक। शिल्प तथा शिल्पकार, तो आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे देख सकते हैं पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं, ठीक। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें जो है उत्तरी काले चमकीले पात्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जो है
ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक, आगे बात की जा रही है, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई। याद कर लेना, उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरई एक इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम किया करते थे। ठीक, आगे बात करें तो अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे जिन्हें श्रेणी कहते थे। ठीक, शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना और कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का वितरण जो डिस्ट्रीब्यूशन करना। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, जबकि व्यापारियों की श्रेणियों जो है व्यापार का संचालन करती थी और श्रेणियाँ, ठीक है ना, श्रेणियाँ जो है बैंकों के रूप में काम करती थी। एंड आगे बात की जा रही है, जहाँ लोग पैसे जमा रखते थे, इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जो है जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था, यानी कि दान दिया जाता था। ठीक, आगे यहाँ पे एक कहानी दे रखी है तो इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है सूत कातने और बुनने के नियम के बारे में बताया गया। ठीक, ये नियम अर्थशास्त्र के नियम है। ठीक, अध्याय 7 में जो है अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया। ठीक है, और आपको पता होगा अर्थशास्त्र राजनीति पे लिखी गई पुस्तक है और ये चाणक्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक, और अर्थशास्त्र जो है ये पांडुलिपियों पे लिखी गई है। पांडुलिपि याद कर लेना, पांडुलिपि ताड़ के या फिर जो पुर्ज या फिर बर्ड या चरट के पेड़ की छाल से बनाए गए थे। ठीक, इनमें जो है इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार जो है एक विशेष पदाधिकारी की देख में कारखानों में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ठीक, ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ और सन को तैयार करने के काम में विधवाओं को लिया जाता था। ठीक, सक्षम अक्षम महिलाओं को लिया जाता था, भिक्षुणियों को, वृद्धा जो वेश्याओं को, और आगे बात की जा रही है राजा की अवकाश प्राप्त दासियों को लिया जाता था, सेविकाओं को, अवकाश प्राप्त देव दासियों की जो है को लगाया जाता था। ठीक है, मतलब जो काम हुआ करता था उस काम में कौन कौन लोग काम करते थे, ठीक है ना, याद कर लो। विधवाएं लगती थी, वृद्ध वेश्याएं थी, सक्षम अक्षम मतलब स्किल्ड और नॉन स्किल्ड महिलाएं काम आती थी। ठीक, राजा की अवकाश प्राप्त दासियाँ, ठीक है ना, ऐसी दासियाँ जो काम करना बंद कर दिया, सेवकाएं, अवकाश प्राप्त जो है देवदासियाँ आदि काम करती थी। ठीक, इन्हें जो है इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार जो है पारिश्रमिक दिया जाता था। सिंपल डिपेंड ऑन स्किल्ड, उसके आधार पर इनको जो है मजदूरी दी जाती थी। ठीक, जिन महिलाओं को बाहर निकालने की जो है निकलने की अनुमति नहीं है वे अपनी दासियों को बेचकर जो कच्चे माल को मंगवा सकती थी। ठीक, आगे बात की जा रही है और फिर तैयार माल उन्हें जो है भिजवा सकती हैं। ठीक, वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती हैं उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता। तड़के का मतलब है मॉर्निंग, ठीक है ना, सूर्योदय से पहले, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता है। इस समय माल को अच्छी तरह जो है जांचने के लिए रोशनी मिल रहती है। ठीक, आगे बात की जा रही है अगर निरीक्षक जो है उस औरत की तरफ देखता है या इधर उधर की बातें करता है तो उसे जो है सज़ा मिलनी चाहिए थी। ठीक, आगे बात की जा रही है अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा, इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। ठीक, याद कर लेना, काम टाइम पे नहीं किया है, ठीक है ना, जुर्माना, और जुर्माने में अंगूठा काटने की भी सज़ा थी। ठीक, उन महिलाओं की सूची बनाओ जिन्हें निरीक्षक नियुक्त कर सकता था एंड क्या जो है काम करने के दौरान महिलाओं को मुश्किलें झेलनी पड़ती थी। ठीक, तो आगे जो बात की जा रही है यहाँ पे देख सकते हैं सूक्ष्म निरीक्षण के बारे में, अरिकामेडू। ठीक, मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में जो अरिकामेडू पुदुचेरी में ढूंढो, पृष्ठ 88 में रोम के बारे में जानकारी पढ़ो। ठीक है ना, लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। पत्तन बोले तो पोर्ट, बंदरगाह था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों के सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है, संभवतः गोदाम रहा होगा। ठीक, आगे बात की जा रही है यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। ठीक, इनमें जो शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे।
इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं और साथ ही एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। ठीक, आगे बात की जा रही है, इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। ठीक, आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। ठीक, यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे अर्धमूल पत्थरों से मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिट्टी के बर्तन बने हैं और इन पर ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया। ठीक, प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी लिपि या अभिलेख भी कहा जाता। ठीक, आगे यहाँ पे देख सकते हैं